गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज डॉक्टर ऐश्वर्या फ्रॉम माधोपा। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज वर्ल्ड हार्ट डे के इस अवसर पे हम सब यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए, वो मतलब हृदय रोग। हृदय रोग आज हमारी पूरी वर्ल्ड में ही बहुत बड़ा समस्या, मतलब बहुत बड़ी मृत्यु का कारण बन गया है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हर साल, आप क्या आपको पता है कि 1.7 करोड़ से भी ज्यादा लोग हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से पीड़ित होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। और हमारे इंडिया में तो इसका रेट 28% है। मतलब 28% लोग जो उनकी जान गंवाते हैं वो हार्ट डिजीज के कारण होता है। पहले ऐसा माना जाता था कि 40s के बाद हार्ट रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पिछले 2 सालों में ऐसा देखा गया है कि 25 to 40 एज ग्रुप के लोगों में भी हार्ट रिस्क का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। और इसका कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस है, उसके कारण ही है। मतलब जो हम जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऐसी बीमारियां भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसके कारण हुआ है। तो इतनी गंभीर स्थिति में हमें ये समझना होगा कि हमारा जो ये दिल है, जो हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारी पूरी जिंदगी को संचालित करता है, ये जो हमारा दिल है, जो हमारी शरीर की धड़कन बनकर हमारा हर पल साथ देता है। असल में हमारा दिल जो है, जो हमारे जन्म से पहले ही काम करना शुरू कर देता है। जब हम केवल 5 हफ्ते के होते हैं, हमारे गर्भ में ही तब हमारी पहली धड़कन सुनाई देती है। और ये फिर बिना रुके, बिना थके, दिन रात हमारे जीवन का आधार बनता है, जब तक हमारी आखिरी सांस ना हो जाए। तो आप सोचिए कि जो हमारे जिंदगी की शुरुआत से अंत तक हर पल बिना रुके, बिना रेस्ट किए, जो हमेशा काम करता है, क्या उसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नहीं है? तो इसके बारे में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे माधोबाग के एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर गुरुदत्ता आमीन सर, जो माधोबाग के CMO है, जो BMS MD है और 17 साल से माधोबाग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके 15 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और हार्ट का ख्याल कैसे रखें ये जानते हैं। गुरुदत्त सर, आप क्या ज्वाइन हुए हो? यस मैम। गुड आफ्टरनून गुरुदत्त सर। गुड आफ्टरनून। तो सर, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हार्ट हेल्थ बोलते हैं सब लोग, तो क्या होता है ये हार्ट हेल्थ एग्जैक्टली? कैसे हम अपने हार्ट हेल्थ, मतलब हमारा हार्ट हेल्दी है, ये कैसे जान सकते सबसे पहले ये बात कि हार्ट हेल्थ, ये जो शब्द आता है तो इसकी हमें याद तब आती है जब हमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अक्सर जब हम काम करते हैं, रूटीन एक्टिविटी करते हैं, हमारे जिंदगी के सारे पुरुषार्थ जब हम अचीव करते हैं, तब हमें ये नहीं महसूस होता कि मेरा हार्ट ही इन सारी चीजों के पीछे है जो मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कभी भागते हो, दौड़ते हो, जब आप कोई कुछ हेवी स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हो, तो एक्चुअली भले आपके मसल्स काम कर रहे हो, लेकिन उन मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम ये आखिर आपका हार्ट ही करता है। और इसी हार्ट के बदौलत हम हमारी सारी जिंदगी भर बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन ये हार्ट की हेल्थ जब कम हो जाने लगती है, तब धीमे धीमे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, जैसे कि चलने के बाद सांस फूलना। तो एक बहुत साधारण और एक सिंपल व्याख्या अगर हार्ट हेल्थ की करनी हो, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपका हार्ट आपके सारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे पाता है, तो उसे हम स्वस्थ हार्ट कहेंगे। अब इसी को अगर और डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ये मैं कह सकता हूं कि अगर आप 3 किलोमीटर 30 मिनट में चल सकते हो, तो इसका एक गणित होता है कि इसका मतलब आपका हार्ट आपके सारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से खून दे सकता है। तो चलने की आपकी क्षमता, दौड़ने की आपकी क्षमता, काम करने की आपकी क्षमता, ये आखिरकार आपके हार्ट को परिभाषित करती है। और अगर आपका हार्ट आपके सारे शरीर को अच्छी मात्रा में खून दे सकता है, तभी आप चल सकते हो, फिर सकते हो, दौड़ सकते हो, और 30 मिनट में 3 किलोमीटर चल सकते हो। तो बहुत सिंपल व्याख्या हार्ट के हेल्थ की, 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलना, अगर ये आपके जीवन में पॉसिबल है, तो आपका हार्ट हेल्दी है। हैं? ओके सर, तो आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि हाँ, आपका हार्ट हेल्दी है, आप कैसे जान सकते हैं। तो सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मतलब हमारे लाइफस्टाइल में हम ऐसे कौन से चेंजेस हो जाते हैं उसकी वजह से हमारा हार्ट अफेक्ट होता है?
बेसिकली हार्ट अफेक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर हम सोचे तो है डाइट, दूसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है स्मोकिंग, टोबैको, एडिक्शन, ये सारी चीजें। और इसी के साथ और एक इंपॉर्टेंट कारण जिसे हम कहते हैं ओवर ईटिंग। तो ये चार कारण हैं जिनकी वजह से आपके आपके शरीर में हार्ट कमजोर होने लगता है। एक एक करके इन चारों कारणों को भी देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि ओवर ईटिंग से शुरू करें, जब हम जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, जरूरत थी 2 रोटी या 3 रोटियों की, लेकिन उसके जगह पर अगर हमने 4 या 5 रोटी खा ली, तो उस समय हमारे स्टमक में एक प्रकार का स्ट्रेच उत्पन्न होता है। स्टमक जैसे ही स्ट्रेच हो जाता है, वैसे ही उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके हार्ट पर आने लगता है। रिसर्च ये कहता है कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हो, तो जो जो व्यक्ति ओवर ईटिंग करेगा, जरूरत से ज्यादा खाना जिस दिन आपने खाया है, उस दिन हार्ट अटैक के चांसेस 4 गुना बढ़ चुके हैं। तो ये एक सिंपल सा डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि आपका डाइट और आपका हार्ट, इनका बहुत नजदीकी रिलेशनशिप होता है। ओवर ईटिंग इसमें से सबसे पहला। दूसरा, डाइट के ही बारे में अगर बात करो, तो जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का सेवन। जब जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरीज का सेवन करते हैं, तब तब उन कैलोरीज को शरीर में कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ता है। सोचो कि अगर आपको जरूरत थी सिर्फ 1800 कैलोरी की, और आपने खा ली है 2500 कैलोरी, तो ये जो 700 कैलोरी एडिशनल आपने खाए हैं, वो 700 कैलोरी शरीर फेंक नहीं देता। शरीर उससे कहीं ना कहीं तो बचा कर रखने का प्रयास करता है। और यही 700 कैलोरीज फिर आपके शरीर में सबसे पहले लीवर में जमते हैं, उसके बाद आपके एडिपोज टिश्यू यानी आपके शरीर के फैट स्टोरेज पर जाकर जमने लगते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है शरीर में चर्बी जमने की प्रक्रिया। अब इसी काम में कुछ बाधा हो जाए, तो यही चर्बी आपके हार्ट के ब्लड वेसल के अंदर भी जम सकती है। और ये बात ध्यान में रखो कि जरूरत से ज्यादा खाना ये कितना घातक है, इसका सरल उदाहरण है कि बहुत सारे ओबेस पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस की संभावना बहुत बढ़ते हुए देखी जाती है। क्योंकि जब आपका वजन बढ़ता है, तो डायरेक्टली आपके कोरोनरी आर्टरी की कंडीशन भी एबनॉर्मल होने लगती है। इसलिए खाने के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा कारण, जैसे मैंने कहा, एडिक्शन, टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं तो हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल है, वो अंदर से डैमेज होने लगती है। जैसे ही ब्लड वेसल अंदर से डैमेज होगी, वैसे ही वहां पर चर्बी की परतें जमने लगेगी। यानी आपने देखा होगा कि जब कहीं कुछ डैमेज होता है, तो जनरली हम उसे डैमेज को भरने की कुछ प्रक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं ताकि वो डैमेज हील हो जाए। हमारा शरीर भी वैसा ही है। हम जिसे अक्सर बैड बैड कहते रहते हैं, कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स जब जब आपकी ब्लड वेसल अंदर से डैमेज होती है, तब तब वहां पर जाके प्लास्टरिंग का काम करते हैं, वहां पर जाके हीलिंग का काम करते हैं, और इसी वजह से वो वहां जाके अटक के बैठते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, आपके पाइपलाइन को अंदर से डैमेज हुआ था, वो किसने किया था? आप ही ने किया था। और फिर आपके ही शरीर ने उस डैमेज को हील करने के लिए वहीं पे चर्बी जाकर छुपा दी, या फिर चर्बी की परत चढ़ा दी। अब ये शरीर ने अच्छा किया या बुरा किया? शरीर ने तो अच्छा किया, क्योंकि इसी वजह से आप बचे हो। लेकिन यही आगे चल के ब्लॉकेजेस बनने की प्रक्रिया हो जाती है, और धीमे धीमे ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें आपको धीमे धीमे ब्लॉकेजेस की ओर लेके जाती है। तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम न करना। अगर आप व्यायाम नहीं करते हो, जैसे कि आज सुबह उठ के कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या आंसर होगा? आज सुबह उठ के कितने लोगों ने 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज किया है? चैट बॉक्स पे कमॉन आपके आंसर्स दे देना। जिन जिन लोगों ने एक्सरसाइज 30 मिनट किया है, उन उन लोगों में क्या हुआ? उन लोगों में सारे शरीर में खून का संचार हुआ, यानी ब्लड मूवमेंट पे आया। जिन लोगों ने सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं किया, सिर्फ चाय पिया, मस्त ब्रेकफास्ट किया, उन लोगों के शरीर में क्या हुआ? उन लोगों के शरीर में ब्लड मूवमेंट में आया ही नहीं। और ब्लड मूवमेंट में नहीं आया, ब्लड में गति उत्पन्न नहीं हुई, तो यहां पर ब्लड क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो जो जो लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज कर चुके हैं, उन सबको बधाई, क्योंकि आज आपने आपके हार्ट का ख्याल रखा है। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपका खून पतला होता है। ये बात ध्यान में रखना। जो इंजेक्शन मार्केट में 50,000 का मिलता है, वो इंजेक्शन ही आपके शरीर में, या फिर वही दवाई आपके शरीर में 30 मिनट एक्सरसाइज से तैयार होने लगती है। कितना इंपॉर्टेंस है उस एक्सरसाइज का, देखें। 30 मिनट के वॉक से आपके शरीर में एक प्लाज्मिनोजन नाम का केमिकल बनेगा, जो आपके शरीर को, ब्लड को पतला रखेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होने देने का। तो इसका मतलब है एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक्सरसाइज में भी अलग अलग प्रकार करने चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, स्टेपिंग करना चाहिए, या फिर वेट ट्रेनिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, बैलेंसिंग हो, रेस्पिरेटरी हो, ये सारे प्रकार भी आपने करनी चाहिए। तो वॉकिंग तो करो ही करो, उसके साथ साथ ये भी एक्सरसाइज करते जाओ। और चौथा, स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने की वजह से कहीं ना कहीं तो हम अंदर ही अंदर खुद के साथ ही जंग करने लगते हैं। और जब हम अंदर ही अंदर खुद के साथ जंग जंग करते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के बाद ब्लड वेसल और डैमेज होती है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप में से जो जो लोग स्ट्रेस लेते हो, मैं उनको एक रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, आपका हार्ट आपके साथ है, आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना है, अपने हार्ट को मजबूत रखना है, तभी जाकर आप अच्छी सेहत या अच्छी जिंदगी जी पाओगे। तो इसलिए चार चीजों को आपका ख्याल रखना है, एक तो एक्सरसाइज, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा ओवरईटिंग नहीं करना है, और स्मोकिंग टोबैको एडिक्शन नहीं रखना है। अगर ये ख्याल आप रखते हो तो ना आपको डायबिटीज होगा, ना आपको ब्लड प्रेशर होगा, ना आपको ब्लॉकेजेस की ऐसी बीमारी होगी, ना आपको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। और अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेजेस, कोलेस्ट्रॉल ये सब है, तो भी इनसे बाहर निकलने का तरीका यही है, इन चार चीजों पे काम करो, आप आराम से इन सारे प्रॉब्लम से बाहर आ सकते थैंक यू सर कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो चार चीजें होती हैं, मतलब डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस एंड आपके जो एडिक्शंस होते हैं, तो उनके वजह से हमारे हार्ट पे ज्यादा अफेक्ट होता है। ओके, तो नेक्स्ट मुझे ये पूछना था सर कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनसे हम हमारी हार्ट हेल्थ चेक कर सकते बहुत सारे पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर मैं अक्सर कहता हूं हर एक पेशेंट को, कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या मैं 30 मिनट में 3 किलोमीटर चल सकता हूं। तो वॉक करके देखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि अगर आप 30 मिनट में 3 किलोमीटर चल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट आपके शरीर, सारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दे रहा है। और अगर आपका हार्ट आपके सारे शरीर को ऑक्सीजन दे रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा पैरामीटर आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मशीन हर एक घर में होना चाहिए। आज हर एक घर में मोबाइल, चार चार मोबाइल होते हैं, हर एक घर में फ्रिज होता है, एसी होता है, टीवी होता है, या फिर अच्छी कार होती है, लेकिन क्या हर एक घर में बीपी का मशीन होता है? आज मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों के घर में बीपी मशीन अवेलेबल है? क्योंकि जब कभी भी आपको कोई भी तकलीफ होगी, सबसे पहले आपने कौन सी चीज नापनी है? तो अपने ब्लड प्रेशर को नापना है। जब कभी भी आप आपके जीवन में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आपके सेहत में महसूस करोगे, सबसे पहले बीपी नापते जाओ। एक बार ये आदत आपने डाल दी तो आपका दूसरा टारगेट बनेगा, कुछ भी करके मैंने मेरे ब्लड प्रेशर को 120/80 के नीचे ही रखना है। बहुत से डॉक्टर आपको अलग अलग सलाह देंगे कि 160 भी चल जाता है, बुढ़ापे में वो आवश्यक होता है, या फिर उतना तो चलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं जो कह रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ही रखना है। और कंट्रोल में कैसे रखना है? गोली खा के? बिल्कुल नहीं। आपने आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है अपने ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हुए। यानी जितने लचीलापन आपके ब्लड वेसल में रखोगे, जितना लचीलापन आपके मसल्स में रखोगे, आपके शरीर में रखोगे, उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने वाला है। तो ब्लड प्रेशर ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपने 120/80 के नीचे रखने का प्रयास करना है। चलो सब लोग अपना अपना ब्लड प्रेशर यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल दो, कितने लोगों को मालूम है, मैं देखना चाहता हूं कि ब्लड प्रेशर आपका कितना है। क्या आप माइंड करते हो? हर एक व्यक्ति ने अपने ब्लड प्रेशर को माइंड करना है कि बीपी कितना होता है हमारा, ये हमें मालूम होना चाहिए। और बीपी का मशीन भी आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर्स देख रहा हूं मैं, 100/70, 110/70। वेरी गुड। हर एक जन अपना अपना बीपी डाले ताकि हमें पता चले हमारा ब्लड प्रेशर कितना है। और अगर बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर, कोई चिंता की बात नहीं। ब्लड प्रेशर कम करने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं, उससे आप आराम से ब्लड प्रेशर कम कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है वेट लॉस करना चालू करो। अपना वेट लॉस करना चालू करो, शांति से नींद लो। और एक सिंपल सा गणित होता है, बॉडी मसाज, स्टीम, एनिमा का। सिर्फ बॉडी मसाज, स्टीम, एनिमा से आप आपके शरीर को फिर से इलास्टिक बना सकते हो। फिर से इलास्टिक बना दिया तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लड वेसल्स आराम से काम करने लगेगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो आप सब लोगों को यही बताना चाहता हूं कि बीपी ये एक दूसरा पैरामीटर है जिसे आपने देखना है। तीसरा पैरामीटर है आपका हाइट और वेट। आपके हाइट के प्रोपोर्शन में आपका वजन होना चाहिए। आप में से जितने लोगों ने हाइट और वेट का प्रोपोर्शन देखा है, तो ये एक सिंपल सा गणित है जिसे बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो आपने आपके हाइट के प्रोपोर्शन में ही अपना वजन रखना है।
अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो थोड़ा वजन आपका ज्यादा चल जाएगा, अगर आपकी हाइट कम है तो आपका वजन ज्यादा नहीं चलेगा, फिर 60 kg वेट ही आपके लिए तकलीफदायी हो सकता है। इसलिए आपने आपके हाइट के हिसाब से अपना वेट रखना है। इसे हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। शायद कहीं से तो नॉइज आ रहा है, डॉक्टर कैन यू म्यूट ऑन। वन मिनट सर। इसके इसके बाद एक पैरामीटर आता है जिसे हम कहते हैं हार्ट रेट। आपका करना है। इसके बाद पैरामीटर आता है हार्ट रेट, जो एक्चुअली सबसे पहला पैरामीटर होता है। जैसे मैंने वॉक कहा, फिर बीपी कहा, फिर BMI कहा, अब ये हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। चलो जल्दी से आप सब लोग आपका हार्ट रेट अभी कितना है वो जान। अपना हार्ट रेट जितना कंट्रोल में रहेगा, 60 और 70 के बीच में जितना रहेगा, उतनी बात अच्छी होती है। अगर आपका हार्ट रेस्टिंग में ही भाग रहा है तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। रेस्टिंग में अगर आपका हार्ट रेट 100 के ऊपर जा रहा है तो ऐसे समझो कि गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी गाड़ी न्यूट्रल में है आपकी कार, और आपने आपके गाड़ी में सिर्फ एक्सीलेटर देके आप भगा रहे हो, लेकिन मूवमेंट कुछ नहीं। तो रेस्टिंग में अगर हार्ट रेट ज्यादा है, इसका मतलब अननेसेसरी आप आपके इंजन को यूज कर रहे हो। तो इंजन को यूज आप जब गियर में डालोगे गाड़ी तभी करना चाहिए, लेकिन अगर आप रेस्टिंग में ही, जब गाड़ी न्यूट्रल है उसी समय एक्सीलेटर दबाते रहोगे, तो क्या आपका इंजन अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए हार्ट रेट आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, और हार्ट रेट कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा प्रकार है अनुलोम विलोम। तो आप सबको मैं आज कहूंगा कि ये टिप्स है, जो जो मैं छोटी छोटी चीजें कह रहा हूं वो आप आपके जीवन में लाना चालू कर दे। अनुलोम विलोम, राइट नोस्ट्रिल से सांस लेना, लेफ्ट से छोड़ना, फिर लेफ्ट से लेना और राइट से छोड़ना। जब ये ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, ये करते करते आप कुंभक भी कर सकते हो। यानी राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया, फिर रुके, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ा, फिर रुके, फिर से सांस लिया, रुके, फिर छोड़ा, फिर रुके। इस तरीके से एक नोस्ट्रिल से लेना है, रुकना है, दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ना है, फिर से रुकना है, फिर से लेना है, फिर रुकना है, फिर छोड़ना है। इस सीक्वेंस में अगर आप जाते हो, आपका हार्ट रेट बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हार्ट रेट आपका होना चाहिए 60 टू 70 के बीच में। अब किसी ने कहा कि 55 टू 60 है तो चलेगा क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्या आप जानते हो कि एथलीट का हार्ट रेट 50-55 ही रहता है। लेकिन जब आपका हार्ट रेट कम है, 50 टू 55 है, या कुछ कुछ लोगों का तो 45 भी रहता है, 45 हार्ट रेट है, उसके बावजूद जब आपको चलने के लिए कहा जाता है तो अब आप आराम से 7 किलोमीटर चल लेते हो, 6 किलोमीटर चल लेते हो, 3 किलोमीटर चल लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसका मतलब है कि आपका हार्ट परफेक्टली ऑल राइट है। यानी हार्ट रेट भले कम हो, लेकिन हार्ट की काम करने की क्षमता अगर प्रॉपर है, तो इसका मतलब आपका हार्ट मजबूत है। इसलिए हार्ट रेट अगर कम है तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। आज कितने लोग प्राणायाम करते हो? जरा चैट बॉक्स में मुझे ये भी पता चले कि कितने लोग प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, चंद्रानुलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं। हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पूर्वजों ने बता के रखा है हमें ऑलरेडी कि अगर तेरा हार्ट रेट बढ़े, कोई टेंशन मत ले, सिर्फ प्राणायाम कर, उससे ही तेरा हार्ट रेट कंट्रोल में रहेगा। कोई बीटा ब्लॉकर खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राणायाम से हम हमारे हार्ट रेट को नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो जो लोग करते हैं वो कीप इट अप, जो नहीं करते वो आज से करना चालू कर दे। थैंक यू सो मच सर कि आपने बताया कि कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और ये कौन से रेंज में होना चाहिए। तो ये सब तो हार्ट हेल्थ के बारे में आपने बताया, लेकिन अब सबसे बड़ा जो कंसर्न है पूरा वर्ल्ड वाइड, कि हार्ट अटैक का चांस बहुत ज्यादा, आजकल हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या होता है ये हार्ट अटैक, क्या हम आपसे ये जान सकते हैं? बिल्कुल, हार्ट अटैक के बारे में डर तो हर एक व्यक्ति को लगता है। आपकी बात छोड़ो, मुझे भी हार्ट अटैक के बारे में बहुत डर लगता था जब मैं हार्ट अटैक को जानता नहीं था, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था कि हार्ट अटैक यानी मृत्यु, सबसे खतरनाक बीमारी है। पूरे जिंदगी में कोई खतरनाक बीमारी हो तो यही है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, ऐसे मेरी भी धारणा थी। लेकिन हार्ट अटैक के प्रति मेरा डर धीमे धीमे खत्म हुआ। वो खत्म कैसे हुआ? देखो, स्टोरी बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ वही आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी पहली समझ में ऐसा था कि हार्ट अटैक आया तो मृत्यु होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ाई करते गया, जैसे जैसे मैं पेशेंट से मिलते गया, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है कि हर एक हार्ट अटैक में मृत्यु होता है। हार्ट अटैक के 100 पेशेंट में से
21% पेशेंट में ही ऑन द स्पॉट डेथ होती है, लेकिन करीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जो हार्ट अटैक होने के बावजूद भी बच जाते हैं। फिर और मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला ये जो 80 बचते हैं उनमें से भी 40 ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं और डॉक्टर उन्हें दवाई देते हैं और बचाते हैं, और बचे हुए 40 ऐसे हैं जिन्हें न वो डॉक्टर के पास गए न कोई दवाई ली, फिर भी बच गए। तो 3 प्रकार से हार्ट अटैक का आउटपुट हो सकता है: डायरेक्ट डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर कुछ हॉस्पिटल विस्पिटल नहीं, सब अच्छा चल रहा है, उसे अटैक आया लेकिन पता भी नहीं चला पेशेंट को कि मुझे अटैक आके गया है, और फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको अटैक आके गया था लेकिन आपको पता नहीं चला, आपकी ईसीजी में दिख रहा है, ईको में दिख रहा है। ये तीसरी कैटेगरी। फिर मैंने और अध्ययन चालू किया, ऐसा कैसे, ये तीसरी कैटेगरी बचे कैसे, ये डेथ भी नहीं हुई, उन्हें कुछ तकलीफ भी नहीं हुई, उन्हें ना कोई सिम्टम भी आया। तब मुझे पता चला कि जो तीसरी कैटेगरी ऑफ हार्ट अटैक है ये सबसे पावरफुल हार्ट है। इन पेशेंट का हार्ट इतना मजबूत होता है कि हार्ट अटैक आने के बावजूद भी इनके हार्ट को कुछ समझता भी नहीं है, और उनका हार्ट बहुत नॉर्मल तरीके से काम करते रहता है। इसी वजह से पेशेंट को भी कुछ समझता नहीं। कुल मिला के हार्ट अटैक का सॉल्यूशन कहाँ है, तो हार्ट अटैक का सॉल्यूशन इन तीसरे कैटेगरी के लोगों में है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे 3 कैटेगरी के पेशेंट देखे, जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में यस करके बता देना। एक कैटेगरी जो डायरेक्ट डेथ हो जाती है, फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जिन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तीसरी कैटेगरी जिन्हें अटैक आता है लेकिन पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जिसे अटैक आया है लेकिन पता ही नहीं चला अटैक आके गया है? तो वो जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरी में कहीं ना कहीं तो हार्ट अटैक से लड़ने का सूत्र छुपा हुआ है। ऐसा क्या हुआ उन लोगों में कि उन्हें अटैक आया लेकिन तकलीफ कुछ नहीं हुई, ना हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अटैक से बच भी गए और अपना बढ़िया काम कर रहे। जब मैंने इसे और डिटेल में पढ़ी, स्टडी किया, तब हमने पाया कि इन पेशेंट के पास कोरोनरी फ्लो रिजर्व अच्छा था। इसका मतलब है कि प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने की इनबिल्ट ताकत अच्छी थी। अब वो कहां से पता चलेगी? वो पता चलती है आपको ट्रेडमिल टेस्ट पे, स्ट्रेस टेस्ट पे। स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसी जांच जो आप अगर 15 मिनट कंप्लीट कर सको, और 15 मिनट चलते वक्त ना आपका ईसीजी खराब हो, ना आपका ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम में जाए, ना हार्ट रेट प्रॉब्लम में जाए, तो यह दर्शाता है कि आपका हार्ट मजबूत है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति से भी बहुत आसानी से लड़ सकता है। तो आप में से हर एक व्यक्ति को मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप हार्ट अटैक से डरते हो तो उस डर के अगेंस्ट जीतने का एक ही तरीका है, आप अपनी स्ट्रेस टेस्ट करवा लो। और अगर आप 15 मिनट चल पाते हो स्ट्रेस टेस्ट पे, तो आपका हार्ट मजबूत है, हार्ट अटैक से वो लड़ सकता है, ऐसा उसका प्रमाण हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे बेसिक कॉज की, कि ये हार्ट अटैक आता क्यों है। ये हार्ट अटैक आता है ब्लड क्लॉट के वजह से। आप सब लोगों को मैं पूछता हूं ये क्वेश्चन, इसका आंसर अपेक्षा रखता हूं आपसे। ब्लड क्लॉट बनने में कितना समय लगता है? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं। ब्लड क्लॉट बनने में मिनटों का समय लगता है, कुछ दिनों का समय लगता है, या फिर कुछ महीनों का समय लगता है? क्या होगा इसका आंसर? हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर ब्लड क्लॉट टू फॉर्म? ब्लड क्लॉट कुछ मिनटों में होगा, फ्यू मिनट्स, फ्यू डेज, या फ्यू ईयर्स? कम ऑन आंसर। इसका आंसर आपसे चाहूंगा मैं, सब लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर दे कि ब्लड क्लॉट कितने समय में होता है। कुछ मिनटों में होता है, कुछ कुछ मिनट। दिनों में होता है, कुछ सालों में होता है। कम ऑन, फ्यू ईयर्स। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं फ्यू ईयर्स, कुछ लोग कह रहे हैं महीनों में। ओके, और भी लोग क्या कहते हैं, वुड लाइक टू नो ब्लड क्लॉट बनने में कितना समय लगता है। ब्लड क्लॉट बनने में कुछ मिनटों का समय लगता है। ब्लड क्लॉट की एक इंस्टेंट प्रोसेस है। आपकी ब्लड वेसल अगर अंदर से डैमेज हो गई तो तुरंत ब्लड क्लॉट बनेगा, दैट इज अ कॉज ऑफ हार्ट अटैक। अभी यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्हें ब्लॉकेजेस है, लेकिन ब्लॉकेजेस के बावजूद उन्हें हार्ट अटैक नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लॉकेजेस भले अंदर है लेकिन उसके बावजूद उनके ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट नहीं है, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हार्ट अटैक जो आता है वो ब्लड क्लॉट की वजह से आता है या चर्बी जमने के कारण। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलो इसका भी आंसर चैट बॉक्स में टाइप कर दो कि हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है, अंदर चर्बी जमने के कारण जो सालों से जम रही थी, या फिर अंदर खून जमने के कारण जो कुछ मिनटों में जम जाता है। सो कम ऑन आंसर दिस इन चैट बॉक्स।
हार्ट अटैक किसकी वजह से आता है, खून जमने के कारण या चर्बी के कारण। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि चर्बी जमने के कारण, मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि चर्बी जमने के कारण अगर हार्ट अटैक आता तो आज या अभी जितने लोगों को ब्लॉकेजेस है उन्हें भी अटैक आना चाहिए था। लेकिन आज अभी 3:26 पे हम में से किसी को भी अटैक नहीं है, ब्लॉकेजेस होने के बावजूद भी। इसका मतलब हार्ट अटैक के लिए कुछ अलग चीज जिम्मेदार है। वो अलग चीज यही है कि ब्लड क्लॉट, और इस ब्लड क्लॉट को हमें प्रिवेंट करना है। अगर हम ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट कर सके तो अटैक नहीं आएगा। और ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने के लिए सुबह उठ के 30 मिनट आपने चलना है। सर आपने हमें ये तो बताया कि हार्ट अटैक एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है इसमें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे तो ये है कि मतलब जो आजकल हमें चेस्ट पेन वगैरह अगर हो गया किसी को, तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है। उसके बाद डॉक्टर ईसीजी वगैरह निकालते हैं चेस्ट पेन के बाद। तो ईसीजी में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी दिखे तो वो एंजियोग्राफी के लिए जाते हैं। तो एंजियोग्राफी में बोलते हैं कि आपको ब्लॉकेजेस है। तो क्या ये ब्लॉकेजेस के कारण हार्ट अटैक होता है? और अगर नहीं भी होता तो ये ब्लॉकेजेस फॉर्म होने में कितना समय लगता है? ओके मैडम, शायद समवन अनम्यूट देमसेल्व्स। ओके, सो आई गेस आई एम ऑडिबल। यस। अब हम बात, आपने पूछा था क्वेश्चन, क्या आप फिर से पूछ सकते हो? ओके सर, कि मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर चेस्ट पेन है हमें अभी, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसके बाद ईसीजी निकालते, ईसीजी में अगर कुछ राइट। एबनॉर्मलिटी दिखे तो वो बोलते हैं कि एंजियोग्राफी करिए। तो एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस डिटेक्ट होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे मुझे ब्लॉकेजेस है तो अभी मुझे अटैक आ जाएगा। तो हार्ट अटैक का टेंशन बढ़ जाता है। तो क्या ब्लॉकेजेस होने के कारण हार्ट अटैक आता है क्या? और ब्लॉकेजेस ये जो हुए हैं वो डेवलप होने में कितना समय लगता बेसिकली ब्लॉकेज होने में करीबन 10 साल का समय लगता है। रिसर्च कहता है कि जब किसी के कोरोनरी आर्टरी में चर्बी जमती है तो उसे करीबन 10 साल का समय लगता है। इसीलिए ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ब्लॉकेजेस है, कभी भी अटैक आ सकता है। लेकिन सच बात तो यह है कि ब्लॉकेजेस और अटैक, इसका रिलेशन ही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स में ब्लॉकेजेस होते हैं, उसके बावजूद अटैक नहीं आता। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें ब्लॉकेजेस नहीं होते, उसके बावजूद अटैक आता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने यंग एज के लोगों को डेथ होते हुए सुना होगा। यंग एज में अटैक आया और डेथ हुई, उसमें ब्लॉकेजेस कुछ नहीं रहता। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि यंग एज में उसकी डेथ हो गई अटैक से? तो जब वो यंग एज में अटैक आता है तो वो होता क्या है, उसके आर्टरी में तो ब्लॉकेज नहीं है, उसके आर्टरी में खून जमने के कारण वो अटैक आता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ब्लॉकेजेस के वजह से अटैक आता है, ये जो धारणा समाज में है, आपके मन में डर होता होगा, उस डर को बिल्कुल निकाल देना। ब्लॉकेजेस है उसकी वजह से अटैक आता है, ऐसी धारणा बिल्कुल गलत है, आपने उससे बाहर निकालना है। है कि मतलब ब्लॉकेजेस और हार्ट अटैक का ऐसा एज सच कुछ रिलेशन नहीं है, तो ब्लड क्लॉट के वजह से ही हार्ट अटैक आता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच ट्रू। सर कि आपने हमारा ये डाउट क्लियर किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर आजकल हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो गई है कि मतलब हर घर में किसी एक को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होना ये तो दिखाई देता ही है। तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल का भी हमारे हार्ट पे इम्पैक्ट होता है? हार्ट रिस्क ज्यादा बढ़ती है इससे? यस, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके हाई है तो उसमें से भी जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, देखो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में दो प्रकार से घूमता है। एक होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इन दोनों में कोलेस्ट्रॉल है। अब इसमें से जो एलडीएल है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपने अगर लिपिड प्रोफाइल आपका किया होगा तो उसमें एक एलडीएल की वैल्यू होगी। कोई बता सकता है कि नॉर्मल एलडीएल वैल्यू कितनी होती है? चैट बॉक्स में मैं सुनना चाहता हूं कि एलडीएल की वैल्यू कितनी होती है। तो बेसिकली एलडीएल ये आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में, आपके खून में बन जाए, बढ़ जाए, तो इसका परिणाम हार्ट अटैक या फिर हार्ट डिसीज में हो सकता है।
इसके वजह से आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर चर्बी जमने की प्रक्रिया और फास्ट होती है और परिणामतः आपके शरीर में डैमेज हो सकता है। अब इस कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए क्या करना है? कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने आपका वजन कम करना है, डाइट मॉडिफाई करना है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। आप में से कितने लोग ये जानते हो कि स्ट्रेस का और कोलेस्ट्रॉल का बहुत नजदीकी संबंध है? अपने अपने जीवन के स्ट्रेस लेवल्स को कम करने का एक्शन प्लान बनाना है। आप में से कितने लोग ये जानते हो कि आपके जीवन के स्ट्रेस इस क्षण में भी खत्म किए जा सकते हैं? सिर्फ आपने आपकी जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना है। जब मैं आज ट्रैवल कर रहा था, तो आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं एक व्यक्ति से मिला, और व्यक्ति से मिलने के बाद वो जो ड्राइवर था कार का, उस ड्राइवर के साथ बातें हो रही थी, और बातें करते करते मुझे ये रियलाइज हुआ कि उस व्यक्ति का जीवन क्या है। उस व्यक्ति के पिताजी की डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 12। उसके नीचे तीन बहनें, तो तीन बहनें और उसका बड़ा भाई जिसकी उम्र है 12। उस बच्चे ने फिर अपना घर का पूरा पढ़ाई वढ़ाई बंद किया, काम पे लग गया। काम पे लगते 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 धीमे 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 बड़ा होते होते उसने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई, और स्टोरी सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से शेप किया है। 12 साल की उम्र में जिस व्यक्ति के पिता गुजर चुके हैं, घर की जिम्मेदारी पूरी आ चुकी है, कहीं तो विदर्भ एरिया में रहने वाला व्यक्ति था वो, और पूरी जिम्मेदारी उसने ठीक से निभाई है, और आज वो बहुत एस्टेब्लिश है। अपने मम्मी के नाम से उसने जमीन दी है, एक बंगला खड़ा किया है, इतनी सारी चीजें उसने की। मैं ये बताना चाहता हूं कि अक्सर हम हमारे ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, हमारे पास जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो इसी क्षण से आप अपने जीवन के स्ट्रेस को कम कर सकते हो। जो जो हमारे पास अच्छा है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सबसे अच्छी चीज आज क्या है, तो आज हमारे पास अच्छा हार्ट है जो हमारे सारे शरीर को अच्छी तरीके से खून दे पा रहा है। तो हमारे ब्लेसिंग्स अगर हम काउंट करें तो स्ट्रेस लेवल्स कम हो सकते हैं। स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल्स भी कम होने वाले हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि गोली खाकर हम कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे, नहीं होगा ये काम। आपने आपके लाइफस्टाइल को, आपके सोच को, अपने डाइट को, अपने जीवन शैली को बदलना है, तभी जाके ये कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से नॉर्मल आ सकता है और आप आपके हार्ट को हेल्दी रख सकते हो। सर आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके हमें ये समझाया कि कोलेस्ट्रॉल जितना हमारे हार्ट को अफेक्ट करना है उतना ही हमारे हार्ट के लिए जरूरी भी है। ओके। तो हम अब आपने अभी तक हमें जो बताया कि मतलब ये सारी चीजों का हम पे इम्पैक्ट कैसे होता है, तो क्या हम अब आप हमें ये बता सकते हो कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अभी हार्ट अटैक होके गया है हमें या फिर हार्ट ब्लॉकेजेस डिटेक्ट हुए, तो माधोबाग में इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? बेसिकली माधोबाग की जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है उसमें अगर हम ब्लॉकेजेस की पर्टिकुलर बात करें तो ब्लॉकेजेस को रिवर्स करने की टेक्निक माधोबाग ने डेवलप की है। ब्लॉकेजेस कम हो सकते हैं क्या? तो इसका साइंटिफिक आंसर है यस, 100% ब्लॉकेजेस को कम किया जा सकता है। माधोबाग के क्लिनिकल ट्रायल्स में हमने देखा कि करीबन 30 to 60% से आपके हार्ट के अंदर के ब्लॉकेजेस कम हो जाते हैं। एंजियोग्राफी में ये प्रूव होता है कि आपके ब्लॉकेजेस कम हो चुके हैं। सिर्फ एंजियोग्राफी पे नहीं, अगर आपका 2D इको पे इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग पावर कम है तो भी आपका ये पंपिंग पावर माधोबाग के ट्रीटमेंट से 90 दिनों में बढ़ सकता है। साथ ही साथ अगर आपके एंजियोग्राफी के साथ साथ इको में चेंजेस है, फिर स्ट्रेस टेस्ट पे भी चेंजेस है, यानी ईसीजी में चेंजेस है, चलने के बाद ईसीजी खराब होता है, स्ट्रेस टेस्ट अगर आपकी पॉजिटिव है, तो माधोबाग के ट्रीटमेंट से आप देखोगे कि ट्रीटमेंट के पश्चात आपकी स्ट्रेस टेस्ट निगेटिव हो जाती है। तो माधोबाग की चिकित्सा सिद्धांत, जिसमें पंचकर्म, डाइट किट, मेडिसिन, रेगुलर एक्सरसाइजेस और मॉनिटरिंग, ये 5 चीजें हैं। डाइट क्यों? जैसे मैंने कहा कि खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। खाने की चीजें अगर आप सही तरीके से उसे यूज करो, खाने को मेडिसिन की तरह यूज करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका शरीर कितना स्वस्थ हो जाता है। आज ही सुबह मैं एक पेशेंट से मिला था, ब्लॉकेजेस थे उसे, ब्लॉकेजेस की वजह से 5 मिनट चलने के बाद सीने में दर्द होता था, चल नहीं पाता था। आज सुबह वो मुझे एक्सरसाइज सेशन पे मेरे मिला था, और वहां पर उसने आराम से 1.5 घंटा एक्सरसाइज किया था। आज वो कहता है कि मैं करीबन 8 से 10 किलोमीटर चल लेता हूं। 13 kg वेट लॉस उसने किया है। अब बताओ, ऐसे पेशेंट, ये पेशेंट हार्ट डिसीज से पूरे रिवर्स हुए या नहीं हुए? तो कुल मिला के जब आपके डाइट को मॉडिफाई करते हो, आपका वजन कम करते हो, आपके लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉकेजेस रिवर्स होने लगते हैं। दूसरा है पंचकर्म। पंचकर्म में से शरीर में से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना। अक्सर हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जमते रहते हैं, खाने से हो या फिर हमारे सोच से हो या फिर हमारे लाइफस्टाइल से हो। बहुत सारा कचरा जिसे हम टॉक्सिन्स कहेंगे शरीर में जमते रहते हैं। जैसे अभी गणपति में
गणपति में कितने लोगों ने गुलाब जाम या क्या बोलते हैं मोदक खाए, मोदक। जरा बता देना मुझे, कितने लोगों ने स्वीट्स खाया। अब सोचो गणपति में आप लोगों ने स्वीट्स की मात्रा जरूरत से ज्यादा खाई थी। अब जब जब ये एडिशनल स्वीट, एडिशनल शुगर आपके शरीर में डिपॉजिट होते रहेगी, तब तक आपका शरीर अंदर से डैमेज होने वाला है। अब इन सारे टॉक्सिन्स को बाहर तो निकालना चाहिए, इसीलिए पंचकर्म किए जाते हैं। तीसरा है एक्सरसाइज, जिसके लिए माधोबाग में अच्छा गाइड होता है। ऐप के माध्यम से हम पेशेंट को गाइड करते हैं और उसी के बदौलत पेशेंट दिन ब दिन इंप्रूव होते जाता है। ट्रेडमिल पे भी वो इंप्रूव होता है, स्ट्रेस टेस्ट उसकी निगेटिव हो जाती है। और सबसे आखिर में मेडिसिन टैपरिंग, एलोपैथी की दवाइयों से छुटकारा। चलो आप में से कितने लोग चाहते हो कि एलोपैथी की सारी गोलियां बंद हो जाए? कम ऑन, गिव मी थम्स अप इन चैट बॉक्स। कितने लोग चाहते हो कि एलोपैथी की सारी गोलियां बंद हो जाए? डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, सारी गोलियां बंद हो सकती है। ट्रस्ट मी, आपकी सारी गोलियां बंद हो सकती है अगर आप साइंटिफिक अप्रोच चाहते हो। साइंटिफिक अप्रोच की कोई भी गोली बंद करने से पहले प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए, वो प्रोटोकॉल माधोबाग में है। और उस साइंटिफिक अप्रोच के साथ आप आपकी सारी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हो। तो माधोबाग का बेसिक एम ही यही रहता है कि 3 महीने में, 90 दिनों में पेशेंट के डिसीज को पूरी तरह से रिवर्स करना। ओके। तो आपने ट्रीटमेंट के बारे में तो हमें बताया कि मतलब पंचकर्म होता है, डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है। तो इस पंचकर्म में क्या होता है एग्जैक्टली सर? मतलब कौन से कर्म किए जाते हैं और इसका कैसे इफेक्ट होता है कि हार्ट ब्लॉकेजेस को कम करता है? ओके, देखो आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा कही गई है उसमें बेसिक उसका उद्देश्य है शरीर का शोधन। शोधन माने साफ करना। जैसे हम हमारे घर को दिवाली के पहले साफ करते हैं, गणपति में साफ किया होगा, दिवाली के पहले साफ करेंगे। तो साफ करेंगे तो क्या करता है, जितना शरीर में यानी अपने घर में जितना कचरा है, जितना स्क्रैप है, वो सब हम बाहर निकाल देंगे। उसी तरह से ये पंचकर्म किया जाता है। अब इस पंचकर्म में हमारे शरीर में कचरा जमने के स्थान कौन से है? सबसे बड़ा कचरा जमने का लोकेशन है लीवर, क्योंकि लीवर, लीवर को आप समझो, हमारे शरीर का, हमारे कार में एयर फिल्टर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर का अगर पहला फिल्टर कौन है तो वो है लीवर। क्योंकि सारे शरीर में खाने हुए खाने में से आने वाले टॉक्सिन्स इसी लीवर में फिल्टर होके फिर ब्लड में आते हैं, फिर ऊपर आते हैं। तो ये फिल्टर जो है वो क्लॉग हो जाता है। तो फैटी लीवर की बीमारी आज बहुत कॉमन हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा फिल्टर जो था लीवर, वो डैमेज हो रहा है। तो आप ध्यान में रखना, लीवर आपका फिल्टर है और ये फिल्टर खराब हो जाता है जब हमारे खाने में बहुत सारी बुरी चीजें आती है। और इसी ही बुरी चीजों को या फिल्टर को साफ करना होगा तो पंचकर्म। पंचकर्म में प्रक्रियाओं में स्नेहन, स्वेदन, बस्ती। स्नेहन यानी फुल बॉडी मसाज, स्वेदन यानी स्टीम, बस्ती यानी एनिमा, वमन यानी एमएसएस, विरेचन यानी परगेशन यानी पेट साफ करने की दवाई। इसमें से कॉमन क्या है? तो पेट साफ करने की दवाई कॉमन देंगे, स्नेहन, स्वेदन और बस्ती ये कॉमन होगी। हृदय धारा, शिरोधारा, ऐसे और भी पंचकर्म होते हैं। इन सारे कर्मों के बदौलत हम अचीव क्या करते हैं? सबसे पहला, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को निकालना। दूसरा, आपके ब्लड वेसल को लचीली बनाना। तीसरा, आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उसे बाहर निकाल देना। और चौथा, आपके दिमाग को शांत करना। क्योंकि जैसे आपका दिमाग शांत हो जाता है, अंदर उत्पन्न हो चुके सारे जो बवंडर है वो सेटल हो जाते हैं और आप जल्द से जल्द रिकवर होते हो। और इसीलिए हम शिरोधारा पंचकर्म भी करते हैं। तो आप में से जितने लोगों को लगता है कि मेरे शरीर में टॉक्सिन जम चुके हैं, उन लोगों के लिए पंचकर्म चिकित्सा बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होने वाली है। आवश्यकता है इन सारी चिकित्साओं पर विश्वास रखें, इन चिकित्साओं को समझे और इन चिकित्साओं को रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए समय दे। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ यही पे। एक घर है जिस घर में साफ सफाई चालू हो चुकी है, और जब घर में सब साफ सफाई चालू है तो उस घर में जो एटमॉस्फेयर है उसमें धूल का प्रमाण बढ़ेगा या कम हो? यानी जब हमारे घर में हम साफ सफाई शुरू करते हैं तो एटमॉस्फेयर में यानी घर के पूरे हवा में धूल का प्रमाण बढ़ता है या कम हो जाता है? कम ऑन, इसका आंसर मुझे आप दे दे कि क्या होता है जब हम घर में साफ सफाई शुरू करते हैं। घर की धूल जो एटमॉस्फेयर में हवा में होती है वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है? क्या लगता है आपको, बढ़ती है बढ़ेगा। या कम हो जाती है? आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे कि जब हम साफ सफाई शुरू करते हैं तो धूल बढ़ती है। तो वैसे ही जब पंचकर्म चिकित्साएं शुरू हो जाती है तो पहले कुछ दिनों में आप महसूस करोगे कि शरीर में सारे दोष बाहर आ रहे हैं, कचरा बाहर निकल रहा है। और यही सही प्रक्रिया है। धीमे धीमे ये सारी कचरा शरीर से जैसे बाहर निकल जाए, आप पूरी तरह से स्वस्थ होने वाले हो। तो इसके लिए पर्याप्त समय देना ये बहुत आवश्यक है। ओके।
तो आपने बहुत अच्छे से बताया हमें कि पंचकर्म एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है और कैसे हार्ट डिजीज में मतलब ब्लॉकेजेस में रिवर्स करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट मुझे आपसे ये पूछना था सर कि जो डाइट और एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, तो डाइट किस प्रकार का लेना चाहिए? और आजकल मतलब सबका रूटीन इतना हेक्टिक होता है कि मतलब किसी को टाइम नहीं मिलता ऑफिस के वजह से, तो कभी कभी मतलब बहुत सारे लोग जिम जाना इवनिंग में प्रेफर करते हैं, तो क्या ये सही है? जिम अगर इवनिंग में जा रहे हो तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन सही समय मॉर्निंग का है। सुबह उठ के जल्दी उठ के अगर आप एक्सरसाइज करो तो वो सही समय है। क्योंकि सुबह जब आप उठ के एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपका ब्लड स्वच्छ रहता है, आपका ब्लड प्योर रहता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे? तो सोचो, रात को आप सोए थे, रात को जब आप सोए थे तो आपने रात भर कुछ नहीं खाया है, यानी 8-10 घंटे आपने कुछ नहीं खाया है, तो इस वजह से ब्लड में नया मटेरियल कुछ नहीं आया है। अब ब्लड में जो जो ऐसे टॉक्सिन्स थे जो शरीर से बाहर फेंकने थे, वो सारे किडनी के माध्यम से यूरिन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपके शरीर में सारा पेट अभी साफ हो चुका है, क्योंकि आप सुबह उठ के वॉशरूम जाके आए हैं। तो हुआ क्या है, सुबह आपका ब्लड बहुत साफ है। अब सुबह आपका ब्लड बहुत साफ है और शाम को आपका ब्लड कैसे है? दिन भर का खाना उसी ब्लड में है, दिन भर जो कुछ काम किया उसके वजह से जो कुछ आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े थे वो भी उसी में है। दिन भर का सारा कचरा अब ब्लड में है। तो शाम को एक्सरसाइज करने से या फिर ऐसा खराब खून शरीर में घुमाना ये अच्छी बात है, या खाली पेट घूमना अच्छी बात है? आप ही मुझे बता दो कि खाली पेट घूमना चाहिए या शाम को घूमना चाहिए। एक्सरसाइज का सही समय है फास्टिंग। खाली पेट एक्सरसाइज करो, आपके कोलेस्ट्रॉल कम होंगे, फास्टिंग शुगर्स कम होंगे, आपके शरीर के लिए बहुत सेहतमंद होगा। और मैं आपको छोटी सी और एक बात बता दूं, आपके शरीर में ना स्टीरॉइड्स बनते हैं, जिसे हम बुरा बुरा कहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्टीरॉइड भी अच्छी चीज होती है, वो आपके शरीर में ही बनते हैं। अब सुबह के टाइम में ये स्टीरॉइड बनते हैं, अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करो तो सारे शरीर में स्टीरॉइड से बने हुए पहुंचेंगे और शरीर को सेहतमंद बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप सेहतमंद रहो, आपके मसल्स अच्छे रहे, आपका लंग्स अच्छा रहे, आपकी किडनीज अच्छी रहे, तो सुबह उठ के चलने का प्रयास करो। शाम की जगह पे सुबह चलना ज्यादा अच्छा है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया कि मतलब हार्ट हेल्थ कैसी रखनी चाहिए, हार्ट अटैक कैसे आता है, किस वजह से आता है, ये सब ब्लॉकेजेस किस वजह से होते हैं, डाइट और एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, रूटीन हमारा कैसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस सर। तो हमारे पेशेंट को भी ये वेबिनार के बाद, ये इंफॉर्मेशन के बाद बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप चैट बॉक्स में आपके सारे डाउट्स पूछ सकते हो सर, वन बाय वन आपके सारे डाउट्स का आपको मतलब जवाब दे देंगे। ओके, तो सर चलो, पहले ही हमारे पेशेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो स्टार्ट करते हैं उससे ही। जरूर। ओके, तो हमारे एक पेशेंट ने सर क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर कार्डियक अरेस्ट की एलवीएफ हैज reduced to 15 to 20%, can it increase back to 55 to 60% again? कार्डियक अरेस्ट के बाद अगर आपका ये 15-20% तक हो चुका है, तो मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहले ये प्रयास करें कि इस 15 to 20 से इसे 40 या 45 तक लेके जाना, क्योंकि ये डेफिनेटली पॉसिबल है। माधोबाग में ऐसे बहुत सारे केसेस है जिनमें पंपिंग पावर 20 से 45 हुआ है। मेरे खुद का एक पेशेंट जो सिंगापुर में है, उसका ये जब करीबन मुझे लगता है 2008 में उसका ये 20% था। आज वो सिंगापुर में है, आज क्या है 2024 चालू है, आज उसका ये 45 है। सारी दुनिया की एक्टिविटी, सारी लाइफ की एक्टिविटी वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाता है। सिर्फ उसने सही डाइट, सही एक्सरसाइज, सही गाइडेंस, पीरियोडिक चेकअप और पंचकर्मा, इन चीजों को कंटिन्यू रखा है, जिसके बदौलत आज उसका हार्ट बहुत अच्छा है। तो आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं। आप आपके इंजेक्शन फ्रैक्शन को आज जो 15 से 20% है, उससे 40 से 45 तक लेके जा सकते हो। और 40 से 45, 40 to 45 भी अच्छा ईएफ है। इसके साथ भी आप बहुत अच्छे तरीके से आपका जीवन व्यतीत कर सकते हो। तो माधोबाग के क्लिनिक से अगर आप संपर्क करते हो तो निश्चित रूप से हमें हार्ट फेलियर रिवर्सल थेरेपी की ट्रीटमेंट हमारे डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, जो आपके हार्ट के पंपिंग पावर को बढ़ाने के लिए कारगर है। ओके सर, आपका आपका जवाब मिल गया होगा कि ये इंक्रीज हो सकता है, कोई आपको मतलब ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी विकास जी का, उन्होंने पूछा है कि व्हेन देयर इज अ गैस इन द स्टमक एंड इट गोज टू द चेस्ट, तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए? अगर आपके पेट में गैसेस है और स्टमक, पेट से वो चेस्ट में जा रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसे गैसेस स्टमक चेस्ट में जाते नहीं हैं। जब गैसेस हमारे पेट में बनते हैं तो हमारे डायफ्राम को प्रेशराइज करते हैं,
हमारे आयुर्वेद में बहुत सिंपल सिंपल तकनीकें बताई है कि जब आप हींग का सेवन करते हो, हींग जो हमारे खाने में रहता है रेगुलरली, जब आप आधा चम्मच या एक चम्मच हींग गर्म पानी में डाल के पी लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली गैसेस आपके रिलीव होने वाले हैं। या फिर आप पवन मुक्तासन का प्रयोग करोगे तो भी आपके गैसेस रिलीव होने वाले हैं। या फिर आप पंचसकार नामक या पीएसआर नामक एक पाउडर मिलता है हमारे माधोबा के सारे क्लिनिक्स में, उसका सेवन करते हो तो उससे भी गैसेस आपके रिलीव होने लगते हैं। गैस रिलीव करना ये एक बात है। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है कि गैस क्यों बन रहा है। कभी आपने सोचा कि पेट में गैस क्यों बनता है? मैं आपको आज बताता हूं कि आपके पेट में हर रोज 3 लीटर गैस बनता है और वो नेचुरली आपके रेक्टम से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जब जब आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हो, जब जब आप ठीक से एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, तब तब ये गैस पेट में पड़ा रहता है और फिर डकारे आती है, प्रेशर्स आते रहते हैं और वो गैस आपको तकलीफ देता है। तो ये गैस न बने इसके लिए आपने क्या करना है, आपके डाइट को कंट्रोल करना है, डाइट के कार्बोहाइड्रेट्स को कम करते जाना है, पेट साफ रहे इसका ख्याल रखना है और रेगुलर पवन मुक्तासन करना है। अगर आप ये चीजें करते हो तो गैस बनेंगे नहीं, गैस बनेंगे नहीं तो आपको कोई गोली खाने की आवश्यकता भी नहीं। बनते भी है तो आपने गर्म पानी पीना है, पेट को सेकना है और हींग का सेवन करना है, जिससे आपके पेट के गैसेस कम हो जाएंगे और चेस्ट पे जो प्रेशर आ रहा था वो भी रिलीव हो जाएगा। मतलब हींग जो हमारे घर में सबके घर में ही अवेलेबल होता है, उसके सेवन से भी ये गैसेस की प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। ओके सर, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे लैलानी पेशेंट है, उन्होंने पूछा है कि गेटिंग स्वेलिंग फीट एंड पेन आफ्टर चिकनगुनिया, तो इसके लिए कुछ आपके मतलब माधोबाग में ट्रीटमेंट अवेलेबल है क्या? चिकनगुनिया होने के बाद आपको अगर पैरों पे सूजन है तो आपने सबसे पहले देखना है कि दोनों पैरों पे अगर सूजन है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो आपके शरीर में प्रोटीन कमी हो सकती है, या फिर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से पैरों पे सूजन आ रही है। तो आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, आप ब्लड में प्रोटीन्स कितने हैं, आपका लीवर फंक्शन कैसा है, आपका किडनी फंक्शन कैसा है, और उसके साथ साथ आपने आपके हार्ट के फंक्शन को भी जांचना चाहिए। क्योंकि अक्सर हार्ट फेलियर की कंडीशंस में पैरों पर सूजन आती है और इसीलिए हमें पेडल एडिमा को ठीक से देखना है। दूसरा मैं टिप भी आपको बता दूं कि आप सबसे पहले पानी की मात्रा कम कर देना। जरूरत से ज्यादा अगर आप पानी पी रहे हो तो भी पैरों पे सूजन आती है। बहुत सारे पेशेंट्स में मैं देखता हूँ कि पैरों पे बहुत सूजन रहती है। क्यों? क्योंकि बहुत पानी पीते हैं। तो बहुत पानी पीना, ये जो कुछ आपने कहीं सुना होगा वो गलत है। जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि वही आपको मदद करता है। जरूरत से ज्यादा पानी पियोगे तो उससे आपके शरीर में डैमेज होने वाला है। तो कुल मिला के पानी उतना ही पियो जितनी आवश्यकता है। जरूरत से ज्यादा पिया तो वो आपके शरीर को डैमेज करने वाला है। पैरों पे सूजन है, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, सीरम प्रोटीन, उसके साथ साथ हार्ट फंक्शन, और अपने खाने में से पानी की मात्रा यानी डेली वाटर का जो इंटेक है उसे थोड़ा सा कम कर दे ताकि आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। ओके सर, तो हमारा नेक्स्ट अग्रवाल जी का क्वेश्चन था कि हाउ टू इंक्रीज एचडीएल फ्रॉम 34 to 60 इफ अदर लिपिड्स आर विद इन रेंज। ओके, तो एचडीएल को बढ़ाने का जो एक साइंटिफिक तरीका है उसे कहते हैं आयुर्वेद में ग्लूटापान। ग्लूटापान यानी घी पीना। आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है, या फिर हमारे प्रैक्टिकल पेशेंट्स में हम ये देखते हैं कि जब किसी पेशेंट का एचडीएल कम हो जाता है तो हमारे पास एक विशिष्ट दवाई है जिसके माध्यम से हम एचडीएल को बढ़ाते हैं। वो बनी हुई है घृत से। तो विनकॉल नामक एक चूर्ण है जो हमने एक साइंटिफिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है उसके तहत बनाया हुआ है। माधव की वो खोज है, ऐसे समझ सकते हो आप। और उससे आपका एचडीएल लेवल बढ़ता है। उसके साथ साथ जो बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल है उससे भी कम किया जाता है। इसके साथ डेफिनेटली आपको डाइट करना होता है। तो इन सारी चीजों को आप जोड़ के देखो तो आप आराम से आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हो। ओके सर, आपका आपका आंसर मिल गया होगा। तो सर हमारी जो दक्षता जी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका एज 29 ईयर्स और उन्हें अभी डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, तो पंचकर्म से उन्हें रिलीफ मिल सकता है क्या इससे? इतने यंग एज में डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। अगर ये टाइप 2 है तो डेफिनेटली ये रिवर्स होगा, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको माइग्रेन और डायबिटीज एक साथ है तो इसका मतलब है कि पंचकर्म से आपको गारंटेड बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि माइग्रेन ये जो प्रॉब्लम है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे शरीर के साथ होता है। हम ट्रीट करते हैं सर को, लेकिन हमारा पूरा नीचे का शरीर इस माइग्रेन के लिए जिम्मेदार होता है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप आपके माइग्रेन के साथ है।
जैसे ही आपका पेट साफ होने लगे, आपका जीआई ट्रैक यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेक्टिफाई हो जाए, वैसे ही आप माइग्रेन की तकलीफ से पूरी तरह से रिवर्स हो जाते हो। और पंचकर्म चिकित्सा यह ऐसी चिकित्सा है जो आपके शरीर में सार्वदैहिक रिजल्ट देती है, सारे शरीर पर काम करती है, जिसके बदौलत आप पूर्ण स्वास्थ्य की अनुभूति करते हो। ओके सर। तो दक्षता जी, आपका डायबिटीज अगर टाइप 2 हो तो वो कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है, आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए जा सकती है। तो हमारा सर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे पेशेंट का ये क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो अभी इंक्रीज हुआ है, ये सब में ही बहुत कॉमन अभी प्रॉब्लम है, तो ये रिड्यूस करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, अगर कोलेस्ट्रॉल को हमें कम करना है तो सुबह उठ के खाली पेट एक्सरसाइज, फास्टिंग अवर्स में आपने कम से कम आधा घंटा 30 मिनट चलना है, फास्टिंग, पूरा फास्टिंग में। दूसरा, सुबह उठ के जो हम चाय पीते हैं उसकी जगह पे ग्रीन टी का सेवन चालू करें, और दालचीनी, तज जो होता है ना, उस दालचीनी का सेवन चालू करें। तो सुबह उठना, सुबह उठने के बाद जो कुछ आप ग्रीन टी पीते हो उसके साथ साथ एक दालचीनी यानी आधा पाव चम्मच आप दालचीनी का सेवन करते हो, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज कम होने में मदद मिलेगी। फिर वॉक के लिए जाओ, खाली पेट जाओ। खाली पेट वॉक करके आने के बाद आप देखोगे कि आपके शरीर में धीमे 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 ये कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि जब आप फास्टिंग में बाहर घूमने के लिए जाते हो ना, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के या फिर ट्राइग्लिसराइड्स के रिजर्व यूज किए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत काम की चीज है। तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगा, कोई भी दवाई शुरू करने से पहले मैंने जो सजेशन आपको दिए वो फॉलो करो। सुबह उठ के ग्रीन टी और उसके साथ साथ दालचीनी पाउडर, और सुबह उठ के 30 मिनट चलना, ये करो। ये करने के बाद 1 महीने बाद आपके कोलेस्ट्रॉल चेक करो, वो आपको गारंटेड कम मिलेंगे। और अगर नहीं मिलते तो कुछ गड़बड़ी शायद हो सकती है, उसको करेक्ट करने के लिए आप डॉक्टर की दवाइयां या फिर डॉक्टर से मार्गदर्शन ले सकते हो। पंचकर्म की चिकित्साएं आगे की जा सकती है, जो शरीर शोधन करके अंदर की चर्बी को बाहर निकाल। ओके सर। तो हमारे जो अग्रवाल जी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर उन्होंने एंजियोग्राफी की थी 2022 में, और ब्लॉकेजेस उन्हें 60 to 70% डिटेक्ट हुए थे। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने उन्हें एडवाइस किया था कि उन्हें 75 mg की जो एस्पिरिन है, तो वो उन्हें लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। और मतलब उनका जो लिपिड प्रोफाइल है वो तो उनका ठीक है, तो इसकी वजह से मतलब जो एस्पिरिन है वो लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो उनको ऐसा लगता है कि वो ब्लड थिनर है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का वगैरह भी डर हो सकता है, तो क्या ये बंद हो सकती है? ये उनका क्वेश्चन। मैं ये कहता हूं कि एस्पिरिन की आवश्यकता इंडियंस को है ही नहीं। आप अगर गूगल पे उसके थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, आपको पता चलेगा कि हमारे इंडियंस के खाने में स्पाइसेस की इतनी बड़ी मात्रा है कि हमें एंटी प्लेटलेट या फिर एस्पिरिन की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप आपके खाने को बैलेंस रखते हो, अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो, तो आपको खून पतला करने के लिए और दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत स्ट्रेट कमेंट में कर रहा हूं कि अगर आप हर रोज एक्सरसाइज करते हो, अगर आप सही तरीके से डाइट लेते हो, तो आपको खून पतला करने की और कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ही ऐसे बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो खून को पतला रखने के लिए जिम्मेदार है। अगर आप उन सारे केमिकल्स को, उनका काम नॉर्मल करने के लिए हर रोज सुबह 30 मिनट चलो और डाइट फॉलो करो, तो आपको बाहर से एस्पिरिन लेने की कोई जरूरत नहीं। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत बड़ी बात बताई है सबके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दयानंद जी का है कि अगर लेफ्ट मेन आर्टरी जो है वो ब्लॉक्ड हो जाए मोर देन 80 to 90%, तो ऐसे पेशेंट के साथ मतलब कैसे डील करना चाहिए, कैसे मतलब इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए? माधोबाग में हम ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं जिनके लेफ्ट मेन में ब्लॉकेजेस होते हैं। लेफ्ट मेन यानी आपके हार्ट की दो आर्टरीज होती है, एक राइट साइड से जाती है, एक लेफ्ट साइड से जाती है। लेफ्ट साइड की जो मेन ब्रांच है उसे लेफ्ट मेन कहते हैं। उसके बाद उसके दो डिवीजन होते हैं, एल और L6 करके। अब जब लेफ्ट मेन में ब्लॉकेज हुआ है, तो ये सीरियस है क्या? तो हाँ, ये सीरियस है। सिंपल सी बात है कि वो जहां से शुरू होता है, ओरिजिन में ही ब्लॉकेज हुआ है, तो ये तो थोड़ा गंभीर विषय है कंपैरेटिवली। लेकिन क्या इससे बहुत डरना चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। ब्लॉकेज अगर 90 दिनों में कम हो सकते हैं तो हमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं। ये ब्लॉकेज बनने में अगर मुझे 10 साल का समय गया है, तो लोकेशन भरे लेफ्ट मेन हो, वहां पर भी ब्लॉकेजेस कम हो सकते हैं, कम होते हैं। और उसके लिए आपने सिर्फ 3 महीने का समय निकालना है, डाइट करना है, एक्सरसाइज करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और आप उसके रिजल्ट्स देखोगे, आपके ब्लॉकेजेस कम हो जाएंगे।
सबसे पहले आप मन से ये डर निकाल देना कि ब्लॉकेज कम नहीं होते, ब्लॉकेज 100% कम होते हैं। आपका सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखना है, प्रयास करने हैं, डाइट, पंचकर्म, रेगुलर एक्सरसाइज, इन चीजों पर फोकस करना है, ब्लॉकेजेस आराम से कम होते हैं। तो दयानंद जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि मतलब लेफ्ट मेन आर्टरी में भी अगर ब्लॉकेज है तो डरने की जरूरत नहीं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पंचकर्म से ये रिवर्स हो सकता है। ओके सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारे पेशेंट का कि आफ्टर हार्ट अटैक जो परमानेंट हार्ट मसल डैमेज होता है तो क्या ये रिवर्स हो सकता है? एक बात ध्यान में रखना, मैं इस तरह से समझाऊंगा आपको कि हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट के मसल्स में स्कार टिश्यू तैयार होता है। अब अक्सर हार्ट अटैक आया आज और उसके बाद कल से ये रिकवरी शुरू होने वाली है, रिकवरी की फेज शुरू होने वाली है, ऐसा समझो। अब अगले 1 महीनों में अगर हमने ठीक से काम किया तो स्कार टिश्यू कम से कम तैयार होता है। अब स्कार टिश्यू को आप कैसे समझोगे? तो ये मेरे हार्ट के मसल से समझो, 10 के 10 मसल्स है, इसमें से ये 2 डैमेज हो चुके थे। अगर ये 2 डैमेज हुए तो इसके बाद एक स्कार बनता है, जैसे हमें कहीं वुंड हो जाए तो उसके ऊपर स्कार बनता है। अगर वो स्कार टिश्यू कम से कम बने तो आपका हार्ट नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर वो स्कार टिश्यू ज्यादा हो जाए तो आपका हार्ट परमानेंट प्रॉब्लम फेस करने वाला है। यहां पे एक बात ध्यान में रखना कि आपके पास हार्ट के 10 मसल्स थे, उसमें से 2 मसल मर गए हैं, अब 8 मसल जिंदा है। अगर आप इन 8 मसल्स को ठीक से ब्लड सप्लाई दो तो ये 8 मसल्स उन 2 मसल्स का काम करने वाले हैं। तो आपने ये बिल्कुल नहीं समझना है कि हार्ट मसल्स डेथ हुए तो फिर से कुछ वो मेरा ईएफ नॉर्मल नहीं हो सकता। ऐसे मेरे पास हजारों केसेस है जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ चुका है। आप भी अपना इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ा सकते हो साइंटिफिक अप्रोच से, पंचकर्म, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, इनके माध्यम से आप डेफिनेटली आपके हार्ट में वो पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। ओके सर, थैंक यू सो मच। जो हमारे नेक्स्ट पेशेंट है राजेश जी, उनका क्वेश्चन है कि आई हैड ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी लास्ट ईयर, still there is heaviness in chest and have problem in walking more than 200 meters. Why and how to come out of this? देखो, बाईपास करने के बाद भी आपके हार्ट पे प्रॉब्लम है। अब बाईपास जब हम करते हैं या फिर बाईपास जब की जाती है उस समय ये एक प्लम्बिंग का काम हो चुका है कि आपके पाइपलाइन में ब्लॉकेज थे, आपने दूसरी पाइपलाइन वहां पे लगा दी और ब्लड आगे जाने लगा है, ऐसा हमें लगता है। बट हमारा शरीर ऐसे प्लम्बिंग पे नहीं चलता। हमारा शरीर एक इंटीग्रेटेड एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए चलता है। जैसे कि जब मैं मेरी ब्लड शुगर कम करता हूं, जब मैं मेरा वजन कम करता हूं, जब मेरा ब्लड प्रेशर कम करता हूं, जब मेरा स्ट्रेस कम करता हूं, जब मैं एक्सरसाइज करने लगता हूं, जब मैं मेरे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता हूं, तब जाके मेरा हार्ट ठीक से काम करने लगता है, मेरी सारी सिस्टम करेक्ट होती है। तो अगर बाईपास के बाद भी आपको 200 मीटर पे हेवीनेस महसूस हो रहा है, जो अक्सर बहुत सारे पेशेंट में होता है, तो आपने माधवबाग की संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा लेनी चाहिए, जो आपको 30 मिनट में 3 किलोमीटर चलने की ताकत प्रदान करेगी। तो आज अगर आप 200 मीटर पे चल रुक रहे हो तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप ये ट्रीटमेंट कंप्लीट करना, आप आराम से 2 से 3 किलोमीटर आधे घंटे में चल पाओ। सर, तो आप माधवबाग में जाके पंचकर्म कीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है वो जरूर सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेशेंट का ये है सर कि अर्जुन टी क्या हम कंज्यूम कर सकते हैं विद ब्लड थिनर्स? बहुत अच्छी बात है, अर्जुन टी ये ब्लड थिनर करके आप यूज करने के जगह पे आप ये ध्यान में रखना कि अर्जुन टी ये एक बहुत ही अच्छी बात है, सिर्फ डायबिटीज नहीं, डायबिटीज और हार्ट डिसीज नहीं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज तीनों पेशेंट के लिए। आयुर्वेद में एक सूत्र है जिसमें कहते हैं कुबो शीतल और उद्यक्ष क्षय विसर्जित मेदो मेह प्रणानांति त्वरक कफ पित्त। अब आपको ये सूत्र तो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन इसका सारांश बताता हूं कि ये डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, इन सारे मरीजों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। तो आप में से जितने लोगों के पास अर्जुन छाल एक्सेसिबल है, आप बिल्कुल वो छाल का सेवन करें। माधोबाग में भी एक उद्यम नाम का टी बनाते हैं, बहुत अच्छा टी है वो, जो हम हार्ट के पेशेंट्स के लिए रेकमेंड करते हैं। क्योंकि डेली अगर आप उस उद्यम टी का सेवन करें तो आप पाओगे कि आपका हार्ट लिटरली इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि उसमें अर्जुन का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हुआ है। कोएंजाइम Q10 आपके शरीर में उससे बढ़ता है और वो आपके हार्ट को मजबूत रखने में मदद करता है। तो सुबह उठ के अर्जुन चाल बहुत अच्छी बात है। ओके सर, तो मतलब सारे पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है अभी सर कि प्लीज एक्सप्लेन कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने चाहिए कि हार्ट हेल्थ उससे हमारी अच्छी रह सकती
मैं तो कहूंगा सबसे पहले मॉर्निंग का वॉक, सुबह उठ के वॉक करना है। वॉक से भी पहले मैं ये चाहूंगा कि एक्चुअली दिन की शुरुआत होती है रात से। तो सुबह उठ के ये तो हम कहते रहते हैं, लेकिन रात का क्या? क्योंकि रात को अगर सोए नहीं सही समय पे, रात को सही समय पे खाना ही नहीं खाया, तो सुबह उठ जल्दी उठ कैसे पाओगे? तो सबसे पहले शुरुआत होगी रात से। रात को ज्यादा से ज्यादा 11 बजे से पहले आपने सोना है। और आपका रात का खाना, अगर 11 बजे सोना है तो रात का खाना मैक्सिमम कितने बजे तक होना चाहिए? तो रात का खाना मैक्सिमम 9 बजे तक होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल अच्छी बात नहीं कि आपने 10 बजे खाना खाया और 11 बजे सो गए, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है ये। क्योंकि खाना पेट में है और 2 घंटे से पहले ही आप सो गए तो आपको डाइजेशन के इश्यूज होने वाले हैं। तो आपने करना क्या है, रात का खाना आपने खाना है करीबन 9 बजे तक मैक्सिमम लेटा, और रात को सोना है 11 बजे से पहले। तो 2 घंटे का समय गया, खाना खाया उसके बाद 2 घंटे गए, फिर आप सोए रात को 11 बजे, सुबह उठना है 6 बजे, 7 घंटे की नींद हुई। 7 घंटे की नींद बहुत बढ़िया है, हर एक के लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे उठ के पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ करने के बाद आप सुबह उठ के जो थोड़ा बहुत आपका वजन चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, शुगर चेक करो, और उसका रिकॉर्ड बनाओ। अपने बुक में एक रिकॉर्ड बना के रखो कि मेरा बीपी कितना है, मेरा वजन कितना है, मेरा शुगर कितना है। और फिर जाओ वॉक के लिए। वॉक में 30 मिनट चलो। 30 मिनट चलने के बाद सूर्य नमस्कार अगर आपको आते हैं तो 12 या 13 सूर्य नमस्कार करो, जिससे आपके सारे शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हो जाएंगे। फिर आप कर सकते हो बात, और बात के बाद आप कर सकते हो आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जब करोगे तो अक्सर हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? रोटी चपाती, या फिर पोहा, या फिर उपमा, या फिर सैंडविच। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स रिच पदार्थ है। हमने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट की जगह पे प्रोटीन रिच डाइट करना है। प्रोटीन रिच डाइट में क्या है, हम मैक्सिमम पल्सेस का इस्तेमाल करेंगे, दालों का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम मूंग के थेपले बनाएंगे, या फिर मूंग के पराठे बनाएंगे, या फिर हम मूंग का कढ़न बनाएंगे, या फिर हम मिक्स सारे स्प्राउट्स खाएंगे। तो कुल मिला के आपके ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज्यादा, ये बात ध्यान में रखें। दोपहर के खाने से पहले एक बिग बाउल सलाद खाना है। एक बिग बाउल सलाद, कम से कम 100 ग्राम सलाद सुबह उठ के खाना है, ऐसा नहीं ब्रेकफास्ट लंच के पहले खाना है। खाने में रोटी कम, चावल कम, सब्जी ज्यादा, दाल ज्यादा, ये प्रिंसिपल ध्यान में रखें। शाम के टाइम में सूप का सेवन करें, चाय छोड़ के सूप का सेवन करें। और फिर से रात में जो खाना खा रहे हो उसमें भी सेम प्रिंसिपल, रोटी कम, राइस कम, सब्जी ज्यादा, और दाल ज्यादा, और सलाद ज्यादा। ये अगर आप फॉलो करते हो, आपका हार्ट मजबूत रहने वाला है। आप हार्ट के प्रॉब्लम से ही नहीं, बल्कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी, या फिर ओबेसिटी, हाइपोथायराइड, इन सारे प्रॉब्लम से खुद को दूर रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन है सर हमारे पेशेंट का, कि 6 आवर स्लीप ये ओके है या फिर कम है बहुत? व्यक्ति व्यक्ति परत्वे और वय परत्वे ये बदलते जाता है। यंग एज में हमें ज्यादा स्लीप की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे हमारा उम्र बढ़ते जाए वैसे स्लीप का ड्यूरेशन कम होते जाता है। अगर आपकी उम्र 50 के ऊपर है और आप 6 घंटा सो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी आपने स्लीप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, सफिशियंट है, पर्याप्त है। लेकिन आप बहुत यंग हो और उसके बावजूद आपको 6 घंटा नींद आ रही है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय हो सकता है। लेकिन व्यक्ति परत्वे, जैसा मैंने कहा कि वातज पित्तज कफज, इन तीन प्रकृतियों को अलग अलग नींद लगती है। 6 से 8 घंटा ये नॉर्मल रेंज है। अगर आप 6 घंटा सोते हो तो ये नॉर्मल भी हो सकता है, आपने उससे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हमें हमारे हार्ट को कैसे हेल्दी रखना चाहिए, कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, डाइट कौन सा होना चाहिए, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, और पंचकर्मा के माध्यम से भी अगर आपको हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेजेस जैसी समस्या है तो आप ये रिवर्स कर सकते हो। आपको मतलब सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना मतलब टेंशन मत लीजिए। अगर आपको भी ब्लॉकेजेस वगैरह की समस्या है तो आप माधवबाग में जाके आपका हार्ट चेकअप करवा सकते हो। स्ट्रेस टेस्ट के माध्यम से आपकी हार्ट हेल्थ चेक कर सकते हो। उसके बाद पंचकर्म तो है ही वहां पे कि उससे आप अपना हार्ट डिजीज जो है उससे रिवर्स कर सकते हो, और कंप्लीट रिवर्स भी हो सकता है ये अगर आपने वो डाइट एंड एक्सरसाइज अगर लाइफ टाइम के लिए फॉलो किया तो आपको मेडिसिन लेने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। हमारे सारे पेशेंट के भी अभी डाउट्स खत्म हो गए, तो ये सेशन हम थैंक यू। खत्म कर सकते हैं। ओके, अगर थैंक यू। आपको जाते जाते इतना 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 कहूंगा कि सब लोग इतना ख्याल रखें कि हमारे पास दो हार्ट नहीं है, जो कुछ है वो एक ही है।
तो अगर वो एक ही हार्ट है तो उसे संभालना ये हमारा काम होता है। और एक ऐसे बंदे को आप संभाल रहे हो जो कंटिन्यूअसली आपके लिए काम करता है, बिना रुके बिना थके, न रात को सोता है न कभी भी सोया है वो, और कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। ऐसे बंदे के लिए हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए। सुबह उठ के चलना, सलाड्स की मात्रा बढ़ाना और स्ट्रेस फ्री रहना, ये 3 चीजें अगर आप करते हो तो आप निश्चित रूप से सेहतमंद रह सकते हो। थैंक यू सो मच सर। और माधव बाग का अगर आपको क्लिनिक में विजिट करना है, उसके लिए मैं लिंक मतलब हमारे जो ग्रुप में जो आप जुड़े हो उसमें डाल दूंगी। आप उस लिंक पे आपका लोकेशन डाल के आप माधव बाग क्लिनिक में जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, आपका हार्ट हेल्थ चेक कर सकते हो। ओके, और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो डायरेक्टली आप उस ग्रुप में जो एडमिन है उस एडमिन पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और आप थैंक सबका यू, भी थैंक यू। शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के इस वेबिनार से जुड़े। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।